एवरीवन, आई एम नुपुर। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे एडवांस रूलिंग के बारे में। आज हम लोग जानते हैं कि एडवांस रूलिंग क्या होती है और इसके अंदर का बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं। व्हाट इज एडवांस रूलिंग अंडर जीएसटी। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवांस रूलिंग। व्हाट इज एक्चुअली एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग कुछ नहीं है, बेसिकली एक डिसीजन है जो कि देती है हमारी अथॉरिटी या फिर एपलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, दैट इज एआर, दैट इज अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, और ट्रिपल एआर, दैट इज एपलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। ये एडवांस रूलिंग वो उन डिसीजन देती है, वो उन मैटर्स पे देती है या उन क्वेश्चंस पे देती है जो कि मेंशन है सेक्शन 97 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो किस रिलेशन में होते हैं, ये इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होते हैं, या भी दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि कोई भी पर्सन गुड्स भी सप्लाई कर सकता है एज वेल एज सर्विसेज भी सप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी एयर कंडीशनर डीलर के बारे में बात करते हैं तो वो एयर कंडीशनर भी प्रोवाइड करता है, अलॉन्ग विद दैट वो इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो इन रिलेशन टू बोथ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हम लोग क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं इन अथॉरिटी से, एंड वो हमें एडवांस रूलिंग उससे प्रोवाइड कर सकती हैं। एडवांस रूलिंग प्रोवाइड कर सकती हैं ऑन ऑल द मैटर्स व्हिच द एप्लीकेंट हैज अंडरटेकन और हैज प्रपोज्ड टू अंडरटेकन। मतलब अगर कोई भी ऐसा मैटर है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हैंड सैनिटाइजर है। हैंड सैनिटाइजर पर्सन पहले सेल नहीं करता था, बट अब उसने सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो या तो वो एडवांस रूलिंग उस पर्टिकुलर मैटर पे हैंड सैनिटाइजर्स को सेल करने के बाद ले सकता है, या हैंड सैनिटाइजर्स को सेल करने के पहले भी ले सकता है। मतलब किसी भी केस में whether he is undertaking that particular service or goods or supply or whatever it is, or proposing to undertake that particular supply of goods or services, or both. Scope of advanced ruling increased compared to custom and central excise law, where advanced ruling can be given for only proposed transaction. यानी कि कस्टम और सेंट्रल एक्साइज लॉ में सपोज अगर हम हैंड सैनिटाइजर सेल कर चुके हैं, अभी तक के हमने उसकी 50 लीटर्स ऑफ बॉटल सेल कर दी हैं, तब हम कस्टम्स या सेंट्रल एक्साइज लॉ में एडवांस रूलिंग के लिए सॉर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैटर्स से वही लेके जा सकते हैं जो कि एक प्रपोज ट्रांजैक्शन, मतलब वो ट्रांजैक्शन अभी हमने करे नहीं है, अंडरटेक नहीं करे। बट इन जीएसटी एडवांस रूलिंग कैन बी सॉल्व्ड ऑन बोथ द मैटर्स व्हिच आर अंडरटेकन और व्हिच आर प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट। तो ये तो हो गया व्हाट इज एडवांस रूलिंग। So it is basically a decision which is given by an authority or the appellate authority on certain matters which are mentioned in certain sections, and all which are in relation to the supply of goods or services or both, and which are being undertaken or proposed to be undertaken by the applicant. Now let's see what are the matters on which advanced ruling can be sought. कौन से ऐसे matters हैं? अभी हमने आपको बताया advanced ruling पे जो matters जिन पे हम advanced ruling sort कर सकते हैं वो है matters mentioned है हमारे section 97 subsection 2 of CGST Act 2017 and section 100 subsection 1 of CGST Act 2017. So let's see those matters. First matter is classification of any goods or services or both. कि वो गुड्स किस में क्लासिफाई किए जाएंगे, कौन सी हेडिंग के अंदर क्लासिफाई किए जाएंगे, वेदर वो गुड्स हमारे उसकी क्लासिफिकेशन सप्लाई उसकी कैसी उसकी क्लासिफिकेशन और सप्लाई कैसी होगी, इंटरस्टेट होगी, इंटरस्टेट होगी, क्या होगी। देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। कोई नोटिफिकेशन हमारी गवर्नमेंट ने हमारे जो सीबीएसई का पोर्टल है, सीबीएसई की जो डेस्क है, उसने कोई नोटिफिकेशन इशू करी है सीजीएसटी एक्ट के अंदर, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या वो हमारे पर अप्लाई होता है कि नहीं होता है, ये क्वेश्चन अगर है तो ये भी हम एडवांस रूलिंग में जा सकते हैं, उसका आंसर ले सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। किसी भी गुड्स की या किसी भी सर्विस की अगर आपको ये जानना है कि उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, या जो वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट होगी, वैल्यू बिफोर डिस्काउंट होगी। ऐसा नहीं है कि लॉ में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है, बट कभी कभार लॉ जो होता है उसमें कुछ थोड़ी एम्बिग्विटी होती है, पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उसके ऊपर क्या अप्लाई करता है, तो वो एडवांस रूलिंग उस केस में भी सॉर्ट कर सकता है। एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी ऑफ टैक्स पेड और डीम्ड टू हैव बीन पेड, जो वो पे करने जा रहा है या जो उसने पे नहीं किया है, तो उसकी जो आईटीसी है क्या उसका बेनिफिट उसको मिलेगा या उसको नहीं मिलेगा।
तो उसके क्वेश्चंस भी वो एडवांस रूलिंग में पूछ सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, अगर उस किसी भी गुड्स की या सर्विसेज की उसको ये डिसाइड करना है कि कितना टैक्स पड़ेगा, या उसकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, या उसकी लाइबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, कि सर्विस रिसीवर की लाइबिलिटी है उस केस में, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम एडवांस रूलिंग सॉर्ट कर सकते हैं। वेदर एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, सपोज वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करने जा रहा है, तो क्या वो रजिस्ट्रेशन लेगा? अगर नहीं लेता है तो क्या उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे, और अगर लेता है तो उस वन टाइम ट्रांजैक्शन के बाद उस रजिस्ट्रेशन का क्या करेगा? तो उस केस में भी आप एडवांस रूलिंग सॉर्ट कर सकते हैं। Whether any particular thing done by applicant with respect to any goods or services of both amounts to or results in supply of goods or services of both in the meaning of that term, कि क्या काम, वो जो काम कर रहा है उसको क्या सप्लाई माना जाएगा? Whether it comes under definition of supply, क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है? तो उस केस में अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी आप एडवांस रूलिंग में पूछ सकते हैं। और सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी कंसर्न ऑफिसर या जुरिसडिक्शनल ऑफिसर या कोई भी एप्लीकेंट वो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या कर सकती है? वो एपलेट ट्रिब्यूनल में जा सकती है और अपील कर सकती है एपलेट अथॉरिटी। यहाँ पे एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड कोई मैटर होता है तो उसके लिए एडवांस रूलिंग सॉर्ट नहीं की जा सकती है। इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं अब मेरी नेक्स्ट स्लाइड में। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग एंड एपलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, तो ये जो अथॉरिटीज हैं एडवांस रूलिंग की एंड एपलेट अथॉरिटीज है जो एडवांस रूलिंग की, ये दोनों ही अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी एक्ट के अंदर और सेंट्रल एक्ट के अंदर नहीं। मतलब कि सपोज अगर मैं यूपी का सप्लाई, कोई भी यूपी का सप्लायर है, तो वो एडवांस रूलिंग जो सॉर्ट करेगा वो अपनी यूपी के जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग होगा उससे सॉर्ट करेगा, ना कि गोवा की जो एडवांस रूलिंग है या महाराष्ट्र की जो एडवांस रूलिंग है या कर्नाटक की जो एडवांस रूलिंग है उससे जाके सॉर्ट करेगा। तो जो भी अथॉरिटीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूटेड है, बोथ अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड रिस्पेक्टिव स्टेट में, यानी कि हमारे स्टेट में, यूपी के स्टेट में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग भी है और हमारे स्टेट में एपलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग भी है। सेम वेज महाराष्ट्र में, सेम वेज दिल्ली में, वहां पे उनके लिए अपनी एक अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है और एक एपलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। एंड कोई भी सेंट्रल एक्ट के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है, क्योंकि ये हर स्टेट के लिए अलग है, हर यूनियन टेरिटरी के लिए अलग अलग अथॉरिटी फॉर्म की गई है। इस वजह से हम प्लेस ऑफ सप्लाई का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो एडवांस रूलिंग में सॉर्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि हर स्टेट का अपना एक एडवांस रूलिंग का अथॉरिटी है, अपनी एक एपलेट अथॉरिटी है एडवांस रूलिंग के लिए। तो यहाँ पे हम इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई का अगर कोई क्वेश्चन है कि ये जो हमारा ट्रांजैक्शन फॉल करता है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो उस केस में हम एडवांस रूलिंग सॉर्ट नहीं कर सकते हैं, because all the authorities are constituted in the respective state or union territory. This would mean that ruling given by the AAR, that is Authority of Advanced Ruling, and Appellate Authority of Advanced Ruling will be applicable only when the jurisdiction of the concerned state or union territory. यानी कि अगर कोई भी डिसीजन हमारे यूपी के अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने प्रोवाइड किया तो वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के जो असेसी हैं उनके लिए ही अप्लाई होगा, ना कि फॉर द पर्सन असेसी इन गोवा और एन असेसी इन महाराष्ट्र और असेसी इन दिल्ली और कर्नाटक और व्हाटएवर इट इज. So app will be applicable only within the jurisdiction of the concerned state or union territory. It is for this reason that questions on determination of place supply cannot be raised with AAR or AAAR. So this is explained to you. अब हम लोग आते हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिसीजन, जो डिसीजंस AAR लेती है या AAR लेती है वो किसके ऊपर बाइंडिंग होते हैं। पहले उन्होंने ये बताया कि वो डिसीजंस एप्लीकेबल है ओनली विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और ये बाइंडिंग किस पे होते हैं, यानी कि कौन ऐसे पर्सन है जो कि इन डिसीजंस को जिसके ऊपर बाइंड करेगा वो डिसीजन, वो है एप्लीकेंट, यानी कि जिसने अप्लाई किया हुआ है, and the concerned officer, jurisdiction officer in respect of the applicant.
This clearly means that an advance ruling is not applicable to similarly placed other taxable persons in the state. यानी कि ये इससे क्लियर पता चलता है कि अगर दूसरे मतलब सेम स्टेट में भी, सपोज यूपी में भी एक डीलर है एयर कंडीशनर्स का, यूपी में एक दूसरा डीलर है एयर कंडीशनर का, बट उसकी सिचुएशन जिसने एडवांस रूलिंग सॉर्ट करी थी वो डिफरेंट थी, और जो दूसरा डीलर था उसकी जो सिचुएशन है एडवांस रूलिंग सॉर्ट करने की वो डिफरेंट है, तो एक दूसरे पर दोनों की जजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी. सो बिकॉज इट इज बाइंडिंग ओनली ऑन दैट एप्लीकेंट जिसने सॉर्ट करने की कोशिश करी है, जिसने सॉर्ट करी एडवांस रूलिंग, और उसका कंसर्न ऑफिसर, ना कि एनी अदर पर्सन who is similar or who has similar circumstances. Now, what is the time period for applicability of advanced ruling? कोई भी ऐसा टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं है कि आप कब एडवांस रूलिंग सॉर्ट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं. So कोई भी no specified time period as per law. However, advance ruling shall be binding till the period when the law, facts or circumstances supporting the original advance ruling have not changed. लेकिन एडवांस रूलिंग तब तक के किसी भी एप्लीकेंट या उसके जो ऑफिसर है उस पर बाइंड रहेगी तब तक के जब तक के जिन बेसिस पे, जिन फैक्ट्स पे, जिन सर्कमस्टांसेस पे, जो लॉ उस टाइम पे चल रहा है उस बेसिस पे अगर हमने जो एडवांस रूलिंग दी है, अगर वो लॉ, फैक्ट या सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं होते हैं या जब तक के चेंज नहीं होते हैं तब तक की वो एडवांस रूलिंग बाइंडिंग रहेगी. अगर हमने कोई भी एडवांस रूलिंग प्रोवाइड करी है किसी को लॉ को, कोई लॉ जो इस टाइम पे प्रिवेलिंग है और वो लॉ बाद में चेंज हो जाता है, तो वो एडवांस रूलिंग की वैलिडिटी भी खत्म हो जाती है, वो बाइंडिंग फिर उस टाइम पे नहीं रहेगी. बिकॉज हमने जब एडवांस रूलिंग दी थी तब लॉ उस समय ये था, सपोज हमने एडवांस रूलिंग दी है किसी भी प्रोडक्ट को लेके और उस टाइम पे उसका रेट जो हमने डिसाइड किया था जिस हेडिंग के अंदर, उस हेडिंग के अंदर उसका रेट था सपोज 12%, तो हमने बोला कि एडवांस एज पर एडवांस रूलिंग आपको 12% का टैक्स पे करना है. बट सपोज आफ्टर 2 years उसी हेडिंग के अंदर उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो रेट है वो चेंज हो गया 12% से 18% हो जाता है. तो नाउ दिस एडवांस रूलिंग वाज वैलिड ओनली टिल द टाइम पीरियड व्हेन द रेट वाज चेंज्ड. जहां से रेट चेंज हुआ वहां से वो एडवांस रूलिंग बाइंडिंग नहीं होगी. Okay. Now, however, an advance ruling shall be held to be void ab initio if the AR or AR finds that the advance ruling was obtained by fraud or suppression of material facts from representation of facts. तो अगर AR को पता चलता है या AAR को पता चलता है कि आपने जो एडवांस रूलिंग सॉर्ट करी है वो कुछ ऐसे फैक्ट्स छुपा कर करी है या जो फैक्ट्स है उसको मिस रिप्रेजेंट करके करी है या फ्रॉड से करी है, तो वो उसी समय वॉइड ab initio हो जाएगी. However, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको प्रोवाइड किया जाएगा. Now, let's see what is the procedure for obtaining advanced ruling. So now if you want कि अगर मैं एक एडवांस रूलिंग के प्रोसीजर पे एक अलग पूरी वीडियो बनाऊं एंड पूरे फॉर्म्स बताऊं कैसे क्या सॉर्ट करना होता है, पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर क्या होता है, ऑफलाइन प्रोसीजर क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए प्रोसीजर क्या होता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए प्रोसीजर क्या होता है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बताइए. आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर अ वीडियो ऑन दैट. ओके, सो फॉर द टाइम बिंग एक हम लोग समझ लेते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है ऑब्टेन करने का एडवांस रूलिंग को. हमें एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है AAR को प्रिस्क्राइब फॉर्म और मैनर में, और उसके बाद जब एप्लीकेशन AR को मिल जाती है तो वो जो कंसर्न हमारा ऑफिसर है उसको वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देता है, और वो जो कंसर्न ऑफिसर है वो हमारे रिकॉर्ड्स वगैरह हमसे मंगा देता है, और हमारे रिकॉर्ड्स मंगाने के बाद वो एक पर्सनल हियरिंग करता है और उसके बाद एक ऑर्डर पास कर देता है कि वो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है हमारे क्लेम को. लेकिन बिफोर गिविंग द रूलिंग AR मस्ट हियर द एप्लीकेंट और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज द जुडिशनल ऑफिसर्स ऑफ CGST और SGST. अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है AAR में तो वो क्या करते हैं, वो उस पॉइंट को या कुछ 2-3 पॉइंट को जिसपे वो डिफर कर रहे हैं वो उसको रेफर करते हैं AAR पे, यानी कि वो एपलेट के पास चले जाते हैं हेयर करने के लिए इशू का. अगर जो एपलेट ट्रिब्यूनल के जो एपलेट के जो एडवांस रूलिंग की अथॉरिटी है अगर वो भी कोई कंक्लूजन पे नहीं निकल आती है तो फिर ये बोला जाता है कि उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम अपना कोई भी एडवांस रूलिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, और डिफरेंस परसिस्ट लगता है क्योंकि डिफरेंस हमारा है इवन एट द लेवल ऑफ AAR.
अब डिसीजन जो होता है एआर का, या तो वो एडमिट करता है या तो वो रिजेक्ट कर देता है। अगर एडमिट कर देता है तो वो ऑर्डर की हमें कॉपी देता है 90 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन जिस दिन रिसीव की थी उस दिन 90 डेज के अंदर उसको हमें डिसीजन अपना देना ही देना है। और अगर वो रिजेक्ट करता है तो रिजेक्ट ऐसे नहीं करेगा, वो हमें रीजंस देगा और वो स्पीकिंग ऑर्डर देगा हमें रिजेक्ट करने से पहले। Then we come to what are the appeals against the order of AAR. AAR की जो अपील है, मतलब कि जो AAR का डिसीजन है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का जो डिसीजन है, उसके अगेंस्ट अपील भी फाइल हो सकती है। वो अपील कौन फाइल कर सकता है? वो अपील फाइल कर सकता है कोई भी एप्लीकेंट जो कि अग्रीव्ड है बाय द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, या कोई भी प्रिस्क्राइब्ड जुडिशनल ऑफिसर जो सेटिस्फाइड नहीं है विद द डिसीजन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। एंड ये ऑफिसर वो ऑफिसर होगा जो डेजिग्नेट किया हुआ है बाय द सीजीएसटी या एसजीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन इन रिगार्ड टू एप्लीकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग। मतलब सपोज वो हो सकता है वो ऑफिसर ना हो जिसने एडवांस रूलिंग दी हो, वो कोई और ऑफिसर हो उसी जुरिसडिक्शन में, तो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है एडवांस रूलिंग की अथॉरिटी के डिसीजन से, तो वो भी अपील पे जा सकता है। अपील भी आपको फाइल करनी होती है 30 डेज के विदिन फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ एआर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर। तो 90 डे पहले आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के 90 डेज के विदिन आपको ऑर्डर मिल जाता है। अगर आपको एक्सेप्ट होता है तो, अगर रिजेक्ट होता है तो स्पीकिंग ऑर्डर मिल जाता है। और उसके अगर आपको अपील करनी है तो 30 डेज ऑर्डर ऑफ एआर के अंदर आपको अपील करनी होती है। फिर जो हमारा एपलेट अथॉरिटी है, एपलेट जो हमारा अपीलेट अथॉरिटी है ऑफ दी एडवांस रूलिंग, वो ऑर्डर पास करती है अगेन 90 डेज ऑफ रिसिप्ट। यहाँ पे आप नोट करो कि दोनों ही और जो ऑर्डर्स पास करते हैं, चाहे वो एआर हो और चाहे वो एआर हो, वो फाइल वो आपको ऑर्डर दे देगी 90 डेज इन द रिसिप्ट ऑफ दी एप्लीकेशन। यहाँ पे अगर एप्लीकेशन हो जाएगी अगर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है, और अपील हो जाएगी अगर एपलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है। तो अगर मेंबर्स जो एपलेट अथॉरिटी के हैं वो अगेन किसी पे डिफर करते हैं, किसी ओपिनियन पे या कोई पॉइंट पे वो मतलब कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे होते हैं, तो उस केस में नो एडवांस रूलिंग इज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन अंडर अपील। सो वी कम टू अ कंक्लूजन एंड एडवांस रूलिंग एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है। और वो अच्छा मैकेनिज्म क्यों है? बिकॉज देयर आर मिनिमम डिस्प्यूट्स, ताकि आगे जाके डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा ना रेज हो। अगर आपको अभी से कोई क्वेरी है, आप शुरुआत में ही या कोई अपना ट्रांजैक्शन प्रपोज करने जा रहे हैं, तो शुरुआत में ही आप क्या कर सकते हैं, एडवांस रूलिंग सॉर्ट कर सकते हैं और अपने डिस्प्यूट्स को खत्म कर सकते हैं। और देयर इज टाइमली रिड्रेसल, बिकॉज देयर इज 90 डेज का टाइम होता है, 3 मंथ्स का दैट इज, तो 3 मंथ्स के अंदर आपको डिसीजन मिल जाता है। There is certainty in tax liability in advance, that is in respect of activity proposed to be taken by the applicant. यानी कि अगर कोई हम नया बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, हमें कंफ्यूजन है कि उस पर रेट क्या लगेगा, बट एडवांस रूलिंग के थ्रू हम पता कर लेते हैं कि रेट क्या लगेगा। तो देयर इज सर्टेनिटी इन दी टैक्स लाइबिलिटी, और बाद में जाके कोई डिस्प्यूट नहीं अराइज होता, बाद में जाके कोई हमारे पर लाइबिलिटी नहीं आती है एक्स्ट्रा, बिकॉज वी ऑल्सो हैड एडवांस रूलिंग कि हमने जब एडवांस रूलिंग कराई थी तो इस ये लाइबिलिटी, ये टैक्स लाइबिलिटी हमारे डिसाइड की गई थी, और इसी टैक्स लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग हम अपना टैक्स पे करते आ रहे हैं। So there is certainty in the tax liability. हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी देर जो भी एम्बिग्विटी है हमारे लॉ में वो हम एडवांस रूलिंग के थ्रू क्लियर कर देते हैं। और कोई भी अननेसेसरी लिटिगेशन नहीं होता, मतलब छोटे छोटे मैटर्स रिलेटेड की टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, या क्लासिफाई किसके अंदर होगा, तो छोटे छोटे मैटर्स के लिए हमको वेट नहीं करना पड़ता, हम लोग को लिटिगेशन में नहीं जाना पड़ता, वो मैटर्स एक हमारे स्टेट लेवल पे ही क्लियर हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर एडवांस लॉइंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।